नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो राजस्थान के भरतपुर में बुधवार सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक अगर बात की जाए तो मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 57 से ज्यादा लोग सवार थे। आपको बता दें कि हादसा लखनपुर थाना क्षेत्र के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर हंतारा के पास सुबह 5:30 बजे हुआ है। मरने वालों में 7 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। सभी मृतक गुजरात के भावनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली में आज यानी कि 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा किए जाने की भी संभावना है। बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और साथ ही राजनाथ सिंह और इसी के साथ में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में बीजेपी ने पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों पर मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। तो वहीं कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों के लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज यानी कि 13 सितंबर को नई दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें कमेटी के सभी 14 मेंबर शामिल होंगे। ये बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। इसमें सीट शेयरिंग और साथ ही उम्मीदवारों के नाम तय करने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। कमेटी मेंबर्स ने एजेंडा तैयार किया है, जिसमें मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा। मीटिंग में संयुक्त रैलियों, साझा प्रचार और साथ ही सोशल मीडिया पर स्ट्रेटजी का भी इस दौरान फैसला होगा। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव और प्रचार का रोड मैप बनाने के लिए राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली और सबसे अहम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल किए गए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से पूरे प्रदेश में वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इस मुद्दे पर अब राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए प्रदेश के शासन और प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि इंसाफ के लिए साथ खड़े होने वाले वकीलों के लिए आज उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन में कोई भी साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि हापुड़ पुलिस द्वारा जिला न्यायालय के महिला और पुरुष अधिवक्ताओं पर बर्बरता से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में पिछले 12 दिनों से पूरे प्रदेश में चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल का बीजेपी की निर्मम सरकार तत्काल बात करके सौहार्दपूर्ण कोई रास्ता निकाले। इस सिलसिले में अधिवक्ताओं का साथ देने की सजा के रूप में पद से हटाए गए जिले के डीजीसी क्रिमिनल को भी बहाल करे। बीजेपी न्याय सुनिश्चित करने वालों के साथ तो न्याय करे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर पश्चिमी यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए खड़ा हो रहा है बड़ा संकट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बसपा के पुराने नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। धर्मवीर चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बसपा के अंदर नेताओं में बड़ी इस दौरान फूट है और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी में आपसी फूट के चलते लगातार पार्टी पर बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी में भी अगर बात की जाए तो बसपा के पुराने नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। धर्मवीर चौधरी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि बसपा के अंदर नेताओं में जो फूट है वो पड़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो पार्टी के नेता हैं वो पार्टी छोड़े। पश्चिमी यूपी में बसपा के लिए खड़ा हो रहा है बड़ा संकट। बसपा के पुराने नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी के साथ धर्मवीर चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी के साथ जानकारी आपको यह भी दे दें कि बसपा के अंदर नेताओं के बीच में लगातार जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। आपसी फूट के चलते ये इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पार्टी को जो नेता हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बसपा के पुराने नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इस दौरान धर्मवीर चौधरी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सपा विधायक नसीर खान के आवास पर आईटी का छापा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सपा विधायक नसीर खान के आवास पर आईटी का छापा, जहां पर नसीर खान के घर पर भी आयकर विभाग का छापा। आजम खान के करीबी नसीर खान के घर छापेमारी लगातार जारी है। आजम खान के जौहर ट्रस्ट में है पदाधिकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आजम खान के जो जौहर ट्रस्ट है उसमें ये पदाधिकारी हैं और जहां पर इनके आवास पर अब आईटी का छापा। नसीर खान के घर पर भी आयकर विभाग का छापा और साथ ही आजम खान के करीबी हैं नसीर खान, जिनके घर पर छापेमारी की जा रही है। आजम खान के जौहर ट्रस्ट में है पदाधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि नसीर खान के आवास पर आईटी ने छापेमारी की है। सपा के विधायक हैं नसीर खान और उनके घर पर भी आयकर विभाग का छापा है। और साथ ही बता दें कि आजम खान के करीबी हैं नसीर खान, जिनके घर पर छापेमारी की जा रही है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दूसरे दिन वो हिमाचल की अगर बात करें तो वहां के शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगी। इस दौरान पीड़ित परिवारों और जिन्होंने इस त्रासदी को अपनों को खोया है, इस त्रासदी में, उनसे भी वो मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करने के बाद उनका हालचाल जानेंगी। प्रियंका गांधी सबसे पहले शिमला के बालूगंज के पास शिव बाबड़ी मंदिर जाएंगे, जहां पर शिव बाबड़ी लैंडस्लाइड में 20 लोगों की दुखद मौत हो गई थी और इनमें ज्यादातर मृतक बालूगंज और आसपास के क्षेत्रों के ही थे। इनके परिजनों से भी प्रियंका गांधी मुलाकात कर सकती हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिलवालों की दिल्ली इस बार भी दिवाली पर सूनी रहेगी। सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को रोकने के लिए सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी के साथ में जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। इसी को लेकर यह खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत, हिंदुओं की पूजा करने से दिक्कत, हिंदुओं के भगवानों से दिक्कत, सनातन परंपरा संतों से दिक्कत नहीं है तो किससे? बेजुबान जानवरों को काटने वालों से दिक्कत नहीं है तो किससे? पथराव करने वालों से दिक्कत नहीं है तो किससे? दंगे फसाद करने वालों से। लेकिन देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? वो है इन सभी गलत चीजों पर समर्थन देने वाली। इस पूरी रिपोर्ट में आज हम आपको उन कट्टर और ईमानदार पार्टी के नेता से मिलवाएंगे जो सनातन का मजाक कुछ ऐसे उड़ाते हैं जैसे जलेबी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी दिल्ली वालों की दिवाली सूनी करने वाले हैं। केजरीवाल सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर पटाखों के बनाने, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों से दिए जलाकर दिवाली मनाने की अपील भी की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में खास तौर से दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने से जो प्रदूषण पैदा होता है उसे रोकने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। पुलिस को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरह का लाइसेंस जारी न किया जाए। गोपाल राय से हिंदू त्योहारों पर ही रोक लगाने को लेकर भी सवाल खड़े हुए। इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें हमें धूमधाम से श्रद्धा के साथ त्योहार मनाना जरूरी है, उतना ही सब लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है। इसलिए पिछले 2 साल से यह निर्णय लिया जा रहा है। दिल्ली के लोगों द्वारा सहयोग भी मिल रहा है। हमारी लोगों से अपील है कि दिए जलाकर धूमधाम से हम दिवाली मनाएं। मतलब उन्होंने पूरी बात घुमा दी लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। इंटरएक्शन प्लान के दौरान दिवाली के अवसर पे हम देखते हैं कि हम सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन दिए जलाने के साथ साथ जो पटाखे जलाने की परंपरा उसमें जुड़ी,
उसकी वजह से दिवाली के अगले दिन पूरे दिल्ली के ऊपर धुएं का चादर कवर कर लेता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दिल्ली में सर्दी के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जनवरी से लेकर अगस्त के महीने तक दिल्ली का औसत AQI काफी कम रहा है। 10 सितंबर को दिल्ली में AQI 45 था, लेकिन धीरे धीरे अक्टूबर के महीने में सर्दी बढ़ने के साथ दिल्ली के वातावरण में नमी आती है और यहाँ के पार्टिकल मैटर जमा होने शुरू होते हैं। इसमें दिल्ली के बाहर और दिल्ली के अंदर का प्रदूषण यहाँ की हवा को जहरीला बना देता है। जनवरी से लेकर के और पिछले अगस्त के महीने तक दिल्ली का एवरेज जो AQI रहा है वो काफी कम रहा है। कल हमने देखा दिल्ली के अंदर AQI का स्तर 45 रिकॉर्ड किया गया। गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण करने को लेकर प्लानिंग की जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में एक्सपर्ट के साथ मीटिंग होगी। 14 सितंबर को ऑल डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसमें विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। कल दिल्ली सचिवालय के अंदर देश के जाने माने जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम मीट कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मीट होगी और सभी लोग मिलकर के इस वर्ष के लिए विंटर एक्शन प्लान को तैयार करेंगे। एक बात समझ में नहीं आती, जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो सबका ज्ञान निकल के सामने आता है, लेकिन बात अगर की जाए बकरा ईद की तो तब इन्हीं मंत्रियों का ज्ञान कहां चला जाता है। क्या इनके लिए बेजुबान की हत्या करना पाप नहीं है, या सिर्फ एक ही दिन में इनको प्रदूषण और पर्यावरण की याद आती है? ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सनातन के अपमान और उस पर लगातार दिए जा रहे विवादित बयानों की जो लड़ाई आज आपको दिख रही है। इस जंग की शुरुआत तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे ने की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह है। वहीं उन्होंने साथ ही पार्टी के एक और नेता थे जिन्होंने सनातन को एड्स तक बता दिया था। आम जन की धार्मिक भावनाओं को सत्य के लिए भी ठेस पहुंचाते हैं। इन बयानों के चक्कर में पूरा इंडिया गठबंधन फंस चुका है। देश का संत समाज हो या फिर सत्ताधारी गठबंधन, NDA चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ बयानबाजी और सत्ता पर काबिज होने की DMK की प्लानिंग का मामला देश में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि की ओर से सनातन धर्म की डेंगू और मलेरिया से तुलना ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बैकफुट पर ला दिया है। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்வதற்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பு மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் सनातन ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். उसके बाद DMK पार्टी के ही नेता इराजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV AIDS से कर दी थी. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்கல. अरुवरवाग पात्र सनातन बयानबाजी का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब DMK पार्टी के मंत्री थिरु पोन्मुडी का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया की नींद उड़ाकर रख दी। जिसमें उन्होंने कहा कि எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால்
இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். सनातन धर्म के खात्मे वाले इन बयानों को चारों तरफ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देश का संत समाज हो या सियासत, विपक्षी गठबंधन इंडिया सभी की रडार पर आ गया है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर साध्वी प्रज्ञा, सभी ने सनातन विरोधी इन बयानों की कड़ी आलोचना की है। जिन जिन बीमारियों का नाम ये लोग ले रहे हैं, कोरोना है, मलेरिया है, और क्या बोल रहे थे एक और है ना, ये राजा नहीं, डेंगू है, एक और बोल रहे राजा है, मलेरिया है, यही बोला था। नहीं, अभी एक और व्यक्ति है, कुष्ठ रोग है, नहीं और भी हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं HIV है, ऐसा भी इन्होंने बोला है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो कोई विलेन ही हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। किसी ने कहा HIV है, एड्स है सनातन, किसी ने कहा मलेरिया है, किसी ने कहा डेंगू है, किसी ने कहा कुष्ठ रोग है। महाराष्ट्र में खड़गे के बेटे से लेकर के तमिलनाडु के जिन नेताओं ने भी सनातन के विरुद्ध बोला है, सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, मैं कहती हूँ हे भगवान, हे प्रभु, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो यहाँ तक कह दिया है, हम सनातन का अपमान करने वालों की जुबान खींच लेंगे और सनातन की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल देंगे। तो वहीं गोवा के CM प्रमोद सावंत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा है सनातन धर्म का अपमान करना। लोग हिंदू धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। इंडिया अलायंस का इंटेंशन ही है कि सनातन धर्म का अपमान हर वक्त करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो सनातनी हैं, वो हिंदू धर्मी हैं। वो सभी लोग उनको उनकी जगह दिखाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले सभी यानी खुद होके उनका एजेंडा ही है हर वक्त हिंदू धर्म का अपमान करना। अभी लोग हिंदू धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। बता दें कि दक्षिण में सनातन विरोधी बयानबाजी का ये प्रेम विपक्षी गठबंधन इंडिया का पूरा सियासी खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि भारत में सनातन धर्म को मानने वाले 109 करोड़ लोग हैं। वही दक्षिण की राजनीति में अपना वोट बैंक दुरुस्त करने की चाहत उत्तर प्रदेश में इंडिया को महंगा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। जहां पर पिछले कुछ वर्षों से वन्य जीव प्रेमियों और उसी के साथ में हॉस्पिटलिटी विशेषज्ञों ने भी सरिस्का में टेल्टा क्षेत्र में भी विकासात्मक गतिविधियों में भी भारी निवेश किया है। क्षेत्र में विकास से स्थायी आबादी की अगर बात की जाए तो इससे रोजगार मिला है और स्थायी व्यापारों के लिए भी इस दौरान व्यवसाय के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। राज्य का एकमात्र होलिस्टिक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्थल होने के कारण टेहला को भी राज्य सरकार ने राजस्थान मिशन 2030 अभियान में विशेष टूरिज्म जोन का भी दर्जा दिया जाना चाहिए था। ये बात नवगठित हॉस्पिटलिटी एसोसिएशन ऑफ इसी के साथ में भी टेहला सरिस्का के भी अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पवार ने भी इस दौरान जयपुर में मीडिया से रूबरू बातचीत करते हुए कहा कि एसोसिएशन की स्थापना सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थानीय आबादी की बेहतरी और साथ ही टेहला क्षेत्र के विकास की दिशा में सरकार और संबंधित गैर लाभकारी संगठनों की सहायता के लिए की गई है। तो वीकेंड्स पे घर जाना है, फैमिली को अटेंड करना है, बच्चों का एजुकेशन है, उनकी अपनी कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, दे कैन ईजिली गो बैक टू।
But if they were working, let's say, in Jaipur or in Delhi or Gurgaon or somewhere, it would have been very difficult. So the one important aspect that we have done is we have created jobs for the people in their backyards. And all of us together must be employing more than 250 people at this point of time. इसका एग्जाम्पल 90% उनको कम्युनिकेट करेंगे so that they reach to the right. खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में तेज तूफान भी देखने को मिल रहा है, जिससे आम आदमी को काफी परेशानी हो रही। ऐसे में यूपी की बाराबंकी भी इससे अछूता नहीं रहा। बाराबंकी में भी खराब मौसम और भारी बारिश के कारण हुए जल भराव के चलते कल भी स्कूल बंद रहेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि आज यानी कि 13 सितंबर को प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। मूसलाधार बारिश की वजह से बाराबंकी शहर के भी सभी मोहल्ले में पानी भर गया है। इससे हजारों लोग अभी भी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। हालांकि लगभग 1,500 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, पीएससी और पुलिस बल ने रेस्क्यू किया है। बाराबंकी पुलिस प्रशासन की तरफ से घरों में फंसे लोगों को लगातार खाना, पानी और बाकी राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मानसून सीजन खत्म होने में करीब 15 दिन का समय बचा है, लेकिन लौटता मानसून कई राज्यों को भिगोकर जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों में अगले 24 घंटे के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो ओडिशा में के 6 जिले, जिनमें से मलकानगिरी और कोरापुट, नवरंगपुर, इसी के साथ में कालाहांडी, बोलांगिरी और कंधमाल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी भुवनेश्वर के साइंटिस्ट उमाशंकर ने कहा कि तेज बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बन सकता है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रही है एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।